चलो एक मुआहदा करते हैं। वो उसके सर पे खड़े कह रहे थे। वो चुपचाप बैठी एक नुक्ते को घूरती रही। हम एक बच्चा प्लान करते हैं, ठीक है? वो गोया उसे सारे हल पेश करते हुए मुस्कुरा रहे थे, मगर वो उसी तरह बैठी रही, बेहिस व हरकत। अगर तुम बच्चे में मसरूफ़ हो जाओगी तो फजूल ख्यालात तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। वो उसके साथ बैठ गए, मगर वो फिर भी टस से मस ना हुई। तब वो उसका हाथ थाम कर नरमी से बोले, तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है और कुछ नहीं। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर अपने लबों से लगाया, मगर वो बेतासुर रही। आपने सौदा करने में देर कर दी, वो बमुश्किल खुद को पुरसुकून रखते हुए बोली और अपना हाथ छुड़ाकर उठ खड़ी हुई। सौदा? वो हैरान रह गए। हाँ, सौदा। उस बच्चे के बदले में मैं राबिया अमीन के साथ आपकी रंगरलियां देकर चुप रहने का सौदा। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर वही बात, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो झुंझला गए। चले, एक सौदा मेरी तरफ से भी ठीक है। वो मुड़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। उसका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था। वो उसे गौर से देखने लगे, मगर कुछ बोल न सके। मैंने बच्चे की जिद छोड़ दी। अब आप राबिया अमीन को छोड़ दें। वो अपने दोनों बाजू सीने पर लपेटे खड़ी थी। उनकी पेशानी पर पड़ी शिकने उसकी नज़रों से ओझल न रह सकी। वो चेहरा फेर कर बिस्तर पे जा बैठे। क्यों, बहुत मुश्किल है ना? वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। कुछ मुश्किल नहीं है, वो गुर्राए। खुश हो जाए आप, मैंने आपको छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो दो टका लहजे में बोली। वो हैरत से उसे देखते रह गए। दूर जंगल में कहीं सुअरों की आवाज़ उसे हाल में खींच लाई। उसे इस्लामाबाद के किस्से सुन रखे थे कि जंगली जानवर, ख़ास तौर पर सुअर, अक्सर रास्तों में निकल आते हैं। वो झुंड बनाकर घूमते हैं और उनकी आवाज़ें दूर तक सुनाई देती हैं। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। गो के गार्ड मौजूद थे, मगर या तो गाड़ियों में बैठे थे, एक गेट के साथ बने कमरों में। वो वाहिद थी जो सुनसान फुटपाथ पर बैठी थी। चारों तरफ दरख्तों और झाड़ियों से ढके घर, तंग गलियां और सुनसान रास्ते। कोई भी जानवर आकर उसे हड़प कर सकता था और किसी को पता भी न चलता। ये ख्याल आते ही खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो फौरन खड़ी हो गई और तेज़ कदमों से गेट की तरफ बढ़ी। वही गार्ड जो पहले ही उसे शक भरी नज़रों से घूर रहा था, अब भी उसी अंदाज में खड़ा था। फरमाएं, वो दोनों हाथ बेंच कर बोला। पानी मिलेगा? उसकी खाली बोतल दिखाते हुए पूछा। गार्ड ने नासब पसंदीदगी से माथे पर बल पड़े डाले, एक नागवारी भरी तासुर के साथ उठा और बाहर चला गया। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर मायूस होकर दोबारा फुटपाथ पर बैठ गई। खाली बोतल को हिलाया, जैसे इसमें से आखिरी कतरा निकालने की उम्मीद कर रही हो। जब तक ये पानी की बोतल भरी हुई थी कितनी कीमती लगती थी। बैग में एहतियात से रखी थी, प्यास लगती तो निकाल कर पी लेती। लेकिन अब ये महज एक बेकार शय बन चुकी थी, जिसे उसकी अपनी हैसियत भी कुछ ऐसी ही हो। उसने तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोतल को एक तरफ उछाला और खड़ी हो गई। बिला वजह इतना खर्चा करके इस खत के सहारे इतनी दूर चली आई थी। फिर उसने मुड़कर उस शानदार घर की तरफ देखा। रोशनियों के हिसार में जगमगाता ये महल नुमा घर अपनी शान शौकत में डूबा, जैसे उस पर हंस रहा हो। अंदर वीगो के डाले पर बैठे अलकार खुशगपियों में मसरूफ़ थे, साथ खा पी भी रहे थे। लोग कहते हैं बड़े लोग छोटे लोगों से नहीं मिलते, और मिले भी कैसे? उनके दरवाजे पर भी तो छोटे छोटे लोग ही बैठे थे। वही फैसला करते थे कि किसको अंदर जाने देना है और किसको दरवाजे पे ही रोक देना है। कसूर बड़े लोगों का नहीं था, कसूर उन दरवाज़ों पे खड़े छोटे लोगों का था। वो नफरत भरी नज़रों से गेट पर खड़े गार्ड्स को देखने लगी। उसकी बात पर वो तज़ब्ज़ब में मुब्तला नजर आए तो वो तीखी नज़रों से देखने लगी। उसे छोड़ नहीं सकते? ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने निगाहें चुरा कर जवाब दिया। वो न जाने क्यों हंस थी, फिर आंखों के आंसू साफ करते हुए बोली। वो बहुत अच्छे से आपकी ज़रूरतें पूरी करती है ना? उसका लहजा दुख से कांपने लगा। जो मैं नहीं कर सकती थी, वो उनकी आंखों में झांकते हुए बोली। कहाँ कोताही कर दी मैंने? कहाँ भूल चुकोगी? घर साफ, कमरा साफ, बिस्तर साफ, खाना पीना वक्त पर। मैं खुद को साफ सुथरा रखने के लिए हलकान रहती थी, फिर आपको गंदगी के ढेर पर मंडलाने वाली बक्कियों की बिनबिनाहट क्यों अच्छी लगने लगी? कब वो मक्खी आपके मुंह में घुसकर अपना बसेरा कर गई? कब? वो बेबसी से कपकपा रही थी। उसकी आवाज़ जैसे गले में फंस कर रह गई थी। कुर्सी पर सर पकड़कर गिर सी गई। 5 साल की हमसफरी में कितनी मोहब्बत, वफा, खुलूस से मैंने आपके साथ रही, आपके आराम का ख्याल रखा, आपके काम के दबाव को समझा, मगर कभी कोई शिकवा शिकायत ना की।
जब आपने कहा कि हम मुस्तहकम होने के बाद बच्चा पैदा करेंगे तो मैंने आपकी इस ख्वाहिश पर खामोशी से सर झुका दिया, मगर हकीकत क्या निकली? आप देर से आते, मेरी तरफ पीट करके सोते, मसरूफ़ रहने का बहाना बनाते, मेरे साथ होते हुए किसी और के साथ अपनी हर ज़रूरत पूरी करते रहे। ये सब एक फ़िल्म की तरह उसके ज़हन में चल रहा था। वो थकन से चूर थी, मगर दिल में सुलगती चिंगारी के साथ एक जगह बैठी रही। मगर कब तक? फैसला तो करना था। उसने सर उठाया, उनकी तरफ देखा। चेहरे पर नदामत का शबा तक न था, शर्मिंदगी का एक कतरा भी नहीं। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। बहुत शुक्रिया, मेरी जवानी के खूबसूरत 5 साल बर्बाद करने का। उसकी सुर्ख आंखों में जलते अंगारे थे। जा रही हूँ राबिया अमीन, मुबारक हो आपको। उसका लहजा जहर में डूबा हुआ था। कहाँ जाओगी? वो सख्त लहजे में बोले। आपको तो बहाना चाहिए अपनी रखील के साथ रहने का। वो फिर जहर खन्ना अंदाज में बोली। शट अप, वो ढारे। अब ये धारना और चलाना अपनी रखील के साथ करना। वो सख्त नफरत से कहती हुई मुड़ी। अगर तुम यहाँ से गई तो फिर ये दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। वो धमकी आमेज अंदाज में बोले। थूकती हूँ मैं इस दरवाजे पर, वो गुस्से से कहती हुई बाहर निकल गई। इस वीरान रात में गाड़ी के हॉर्न ने उसे अपनी सोचों से बाहर निकाला। बाहर से कोई गाड़ी आकर गेट पर रुकी थी। गेट खुलते ही वो अंदर चली गई और वो दरवाजे पे खड़े गार्ड्स को देखती रही। दरवाज़ा बंद होता तो वो अंदर ही अंदर कुड़ने लगती। भूख, प्यास, सर्दी और फुटपाथ पर बैठे रहने की वजह से वो बेहद निढाल महसूस कर रही थी। आते जाते लोगों की नज़रें, उनमें छुपी हतक और अजनबियत का एहसास उसे अंदर तक तौहीन और गुस्से में झलसा रहा था। वो अपना बैग घसीट कर आगे बढ़ी ही थी कि अचानक गेट दोबारा खुला और वही गाड़ी तेज़ी से बाहर निकली। वो पलट कर देखने लगी। पीछे गार्ड जल्दी में चढ़ते दिखाई दिए। फिर स्याह शीशों वाली वो स्याह गाड़ी भी निकली और उसके पीछे गार्ड्स की विगो भी रवाना हो गई। जिस तरह वो सब उजलत में निकले थे, उसने कुछ लम्हों के लिए उसे वहीं रोक कर दिया। वो बस खड़ी खामोशी से ये मंजर देखती रही। हाई सोसाइटी में उठने बैठने की वजह से उमर हयात शराब नोशी, रक्स सुरूर की महफिलें और रंगीन पार्टियों में शिरकत करने लगे। वहाँ गर्लफ्रेंड्स का होना आम बात थी, चाहे शक्ल सूरत मुतासिर को ना भी हो। एक बड़ी पोस्ट ही काफ़ी होती थी लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए। कितनी ही लड़कियाँ सिर्फ अच्छे खाने, पुरतइश माहौल और हाई सोसाइटी में कदम जमाने के लिए इन अफसरों के साथ की तवज्जो हासिल करने की मुंतज़िर रहती। बस मंजर चाहे किसी भी कम्युनिटी या गरीबी का हो, एक मर्द की ऑफ़र काफ़ी थी कि वो उसके साथ चल पड़ती। कम से कम खाने पीने और बड़े लोगों की नज़रों में आने का मौका तो मिलता। लेकिन उमर हयात तो ना सिर्फ एक आला ओहदेदार पर फायज थे, बल्कि खुद भी गैर मामूली वजाहत रखते थे। उनके गिर्द हमेशा लड़कियों के झुरमट होते। हर कोई उनके साथ एक डेट गुजारने की ख्वाहिशमंद नज़र आती। बेशुमार लड़कियों ने उनके साथ ऐश किए, मगर चंद माह पहले किस्मत की देवी रबिया अमीन पर मेहरबान हुई और 22 ग्रेड के उमर हयात भी। ये ताल्लुक इस्लामी इक़्तिदार के एतबार से इखलाकी ज़वाल की एक शक्ल था, मगर एलीट क्लास की चकाचौंध सरीना होटल जैसा पुरकशिश माहौल और ब्यूरोक्रेसी की ताकत ने नौजवान नस्ल को एक ऐसी गुमराही में धकेल दिया था जहाँ तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर बनती जा रही थी। उमर हयात और उन जैसे कई दीगर अफसरान अपनी बीवी के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड्स को पार्टियों में ले जाते, दावतों में शिरकत करने लगे होते और रंगीन महफिलों का हिस्सा बनते। रबिया अमीन जैसी कई लड़कियां इन पार्टियों में मौजूद रहती जो शादीशुदा मर्दों के घर को बर्बाद करने का बायस बनती। बज़ाहिर ये सब छुप छुपा के कर रहे होते, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने अब वो सब पर्दे चाक कर दिए थे जो पहले छुपे रहते थे। उमर हयात की बीवी उमैरा हयात एक तालीम याफ्ता, खूबसूरत और अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून थी। वो ज़्यादातर सोशल लाइफ से दूर थी और शायद यही दूरी उन्हें उमर हयात की रंगीन ज़िंदगियों से बेखबर रखे हुए थी। वो समझती थी कि उनके शौहर महज काम की मसरूफ़ी की वजह से अकेले पार्टियों में जाते हैं, मगर फिर एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि स्पाउस के खाने में उनकी जगह किसी और ने ले ली थी, राबिया अमीन। कई बार पूछने पर उमर हयात ने यही जवाब दिया, वो मेरे साथ नहीं गई थी, वो खुद इन्वाइटेड थी। मगर जब उमैरा ने मोबाइल मैसेजेस और तस्वीरें देखी तो सच्चाई खुलकर सामने आ गई। भरोसा टूट गया, दिल बिखर गया और हर चीज़ से रिश्ता ख़त्म होता चला गया। जल जल कर दिन गुजरने लगे। उमर हयात रात देर से घर आते, ड्राइवर को भेज देते और ख़ुद रबिया अमीन के साथ घूमते फिरते। कब तक वो ये सब खामोशी से सहती? आखिरकार एक दिन ज़ब्त का बंधन टूट गया। आज वो अपने 22 ग्रेड के आला अफसर शौहर के हाथों बुरी तरह रुसवा होने के बाद अपना सामान समेट रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, साए लंबे और खामोशी मज़ीद गंभीर होती जा रही थी। वही गार्ड दोबारा आया।
इस बार एक प्लेट में खाने के साथ और हाथ में मिनरल वाटर की बड़ी बोतल लिए खड़ा था। वो उसे देखने लगी जैसे सवाल कर रही हो। गार्ड ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वजाहत दी, देखो बीबी, मैं बहुत गरीब और मिस्कीन आदमी हूँ। हम 5 गार्ड्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 लोगों का खाना मिलता है। बस आपस में बांट कर खा लेते हैं, इसलिए ये मत समझना कि ये खाना मैं अपने खाने से बचा कर लाया हूँ। उसकी बात सुनकर वो हैरान रह गई। मुझे नहीं चाहिए, और सच में मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं। मैंने अभी समोसे, चाय, पकौड़ा और सैंडविच खाया था। पेट भरा हुआ है मेरा, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। वो जल्दी से वजह देने लगी, जैसे अपनी नागवारी छुपाने की कोशिश कर रही हो। गार्ड ने फ़ौरन हाथ उठाकर उसे रोका। अरे नहीं नहीं, मेरे बताने का मकसद ये नहीं था बीबी। वो उलझ कर उसे देखने लगी। ये खाना मैंने नहीं, एलाम खान ने भेजा है। गार्ड ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा और हाथ के इशारे से उसे दिखाने लगा। वो भी उस समत देखने लगी जहाँ एक टेबल के गर्द कुछ लोग खड़े खाने में मसरूफ़ थे। वो सब विगो वाले गार्ड्स लग रहे थे। एलाम खान, वो ज़ेर लब बड़बड़ाई और उन लोगों में एलाम खान को तलाश करने लगी। ये शख्स अचानक इस पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा था? यही सवाल अब उसके दिमाग में गर्दिश करने लगा। ये लें पानी और कुछ खाने के लिए भी। वो अभी तक घड़ी देख रही थी कि गार्ड की अचानक आवाज़ पर चौंक गई। उसके हाथ में पानी की बोतल और एक डिस्पोजेबल प्लेट थी जिसमें पेटी, समोसा, पकोड़े और सैंडविचेस रखे थे। मुझे सिर्फ पानी चाहिए था। वो पानी लेते हुए बोली, ले लेना, आप काफ़ी देर से बैठी हुई हैं। आ जाए इधर, उधर बैठते हैं, मैं कुर्सी लेकर आता हूँ। वो गार्ड को सुनते और देखते हुए हैरान हो रही थी। वो प्लेट उसके हाथ में थमा कर उसका बैग उठाए अपनी छोटी सी कोठरी के साथ बने लॉन में कुर्सी सेट करने लगी। आ जाए। वो उसके पीछे चलती हुई वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। ये जगह बाहर ही थी, लेकिन फूलों और दरख्तों से सजी हुई थी। दरख्तों पे लाइटें लगी हुई थी जो अब जल रही थी और माहौल को एक दिलकश रोशनी में नहला रही थी। वो बैठकर पेटीज खाने लगी। तभी गार्ड जलते कोयलों की अंगीठी लेकर वापस आया। इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो जल्दी से बोली, आप मेहमान हैं, आराम से बैठे। गार्ड नरमी से बोला। वो खाते हुए से देखने लगी। ये काया पलट कैसे हुई? पहले तो लगा वो बस वैसे ही कह रही थी। वो हमेशा की तरह परवाह किए बगैर करवट बदल कर सो गए। मगर जब सुबह हुई तो मुलाजिम एक ट्रे में रख चाय के साथ एक लिफाफा भी कर लिया है। उन्होंने लिफाफे पर एक सरसरी निगाह डाली और चाय का घूंट लिया। मेरा कहाँ है? वो चाय रखते हुए बोले। मुलाजिम ने हिचकिचाते हुए कहा, सर पहले ये लिफाफा देख ले। उन्होंने नागावर से नज़र उठाई। मैंने उमेरा का पूछा है, वो गुस्से से गरजे। मुलाजिम मौदबाना अंदाज में बोला, सर वो ये लिफाफा दे के चली गई है। चली गई? वो ज़ेर लब बड़बड़ाए जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने चाय का कप ट्रे पर रखा, झटके से लिफाफा उठाया और उसे खोल कर पढ़ने लगे। अल्फाज जैसे जैसे आंखों के सामने आते गए उनके चेहरे पर हज़ारों सिलवटें पड़ती चली गईं। खून जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो रंग उड़ने लगा। बेख्तियार वो बिस्तर पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गए। हम लोगों में से किसी को भी यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं है, तो बराए कराम खाने के बाद यहाँ से चली जाएं। सर बाहर गए हैं और अगर वापस आकर आपको यहाँ देख लिया तो गुस्सा करेंगे। गार्ड दोबारा आया और सख्त लहजे में बोला, मैं चली जाऊँगी, बस ये ख़त उन तक पहुँचा दें। वो लेटर आगे बढ़ाते हुए बोली, देखें ये हमारा काम नहीं है। गार्ड ने रूखे अंदाज में जवाब दिया, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हमें अंदर कोई चीज़ रखने पहुँचाने की इजाज़त नहीं है। उसका लहजा पहले से ज़्यादा सख्त हो चुका था। तो फिर उनकी डाक आती होगी और उनको कौन पहुँचाता है? तो फिर उनकी डाक आती होगी, वो उन तक कौन पहुँचाता है? वो उलझन में पड़ गई। डाक पहले वजारत के दफ्तर में आती है, फिर वहाँ से छानबीन के बाद यहाँ भेजी जाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस उसे क्लियर करती हैं, तब जाकर ये अंदर पहुँचती है। और जैसे किसी नासमझ को समझा रहे थे, लेकिन मैं तो खुद लेकर आई हूँ, बराए कराम ये उन तक पहुँचा दें। वो अब मिन्नत करने पे उतर आई थी। सॉरी, मुझे इसकी इजाज़त नहीं है। वो गार्ड भी जैसे जिद पर अड़ा हुआ था। मेरी किसी से बात करवा दें। वो आजिज़ी से इल्तिजा करने लगी। वो चली गई थी, ना कोई निशान, ना कोई पता, ना कोई इशारा देकर। वो कुछ देर बेसुध बैठे रहे, जैसे किसी ने उनके अंदर की सारी जान निकाल ली हो। वो जो उसे अपने टुकड़ों पर पलने वाली एक बेज़रर सी छोटी सी औरत समझते रहे। उन्हें गुमान था कि वो हर हाल में उनके साथ रहेगी। वो जो चाहे करते रहें, वो नाराज़ होगी, रूठेगी, मगर आखिरकार मान ही जाएगी। पिछले 4 साल से यही तो हो रहा था। वो कभी घर छोड़कर नहीं गई थी और वो ना जा सकती थी। उसका था ही कौन, किसके सहारे पे वो जा सकती थी?
पिछले साल ही उसके चचा का इंतकाल हो गया था, जिन्होंने बचपन से उसे पाल पोस के बड़ा किया था। उन्होंने भी यही माना था कि वो उन्हें छोड़ के जा ही नहीं सकती और वो इसी गुमान में मुब्तला रहे। और फिर वो चली गई, उन्हें छोड़कर, उन्हें ठुकराकर, उनके घर, आराम, नौकर चाकर, पैसा, दौलत, जेवर, सब कुछ को ठोकर मारकर। उनका गुमान इस खत के साथ फर्श पे गिरा था और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुका था। उनके झुके सर में शिकस्त की रमक थी जो उन्हें नदामत की तरफ धकेल रही थी। आसमान पर चमकता चांद मध्यम होता जा रहा था, जैसे आहिस्ता आहिस्ता सरक रहा हो। रात मजीद गहरी हो चुकी थी और अब कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे इसी खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी थी। वो जूते उतार कर आराम से कुर्सी पर पैर समेट कर बैठ गई। अपना स्टॉलर गर्दन से निकाल कर खुद पर लपेट लिया और खुले बाल समेट कर जूड़ा बनाने लगी। फिर कुर्सी से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। फौरन ही खोल ली। गाड़ियाँ वापस आ चुकी थी। अब वहाँ हलचल सी मच गई थी। वो भी पैर ज़मीन पर रखकर गर्दन मोड़ कर देखने लगी। स्याह गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक शख्स तेज़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ बढ़ गया। इस शख्स को देखकर वो चौंकी। उसके दिमाग में एक उम्दा सा लपका था। क्या वो उनको जानती है? कौन है ये? क्या लगते हैं? जहन की सोच पर सवाल दर सवाल चले आए। वो शख्स उसे सवालों के तलातुम में छोड़कर अंदर जा चुके थे। गार्ड पीछे मुअद्दब अंदाज में खड़े हो गए। गेट पर खड़ा गार्ड अभी तेज़ी से भागता हुआ दूसरे गार्ड के पास जा खड़ा हुआ और उससे कुछ कहने लगा, शायद इसी की तरफ इशारा करके। वो उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर घबरा गई और फ़ौरन इधर उधर देखने लगी। उसे डर था कहीं वो उसे यहाँ से धक्के देकर ना हटा दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कहाँ जाएगी? ये सवाल उसके सामने एक बड़ा सवालिया निशान बनकर खड़ा था, जैसे मुँह चढ़ा रहा हो। कितनी शानदार शख्सियत के मालिक हैं ये साहब। वो किताब हाथ में लिए टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाले सकाफत और विरसे के सेक्रेटरी को देखते हुए बोली। वो एक सरकारी एशियाई में जहाँ फॉरेन ऑफिसर्स, वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और सफारतकार मौजूद थे, सकाफती विरसे पर तकरीर कर रहे थे। इंसान का किरदार देखना चाहिए, शख्सियत नहीं, अम्मा ने सालन भूनते हुए कहा। किरदार का क्या अचार डालना है? वो मुंह फुलाकर बड़बड़ाई, फिर किताब बंद करके पूरी तरह स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गई। वैसे इनकी ज़ात में हम भी शामिल हैं, ये भी शाह हैं, हम भी शाह हैं। कहीं हमारा कोई ताल्लुक़ तो नहीं बनता है इनके साथ? वो शरारत से बोली। कहीं आपके भाई कज़न तो नहीं हो सकते? हो सकता है आपने मेरे बाबा से भागकर शादी कर ली और फिर उन्होंने आपसे ताल्लुक़ तोड़ दिया हो। वो हंसी और शरारत भरी नज़रों से अम्मा को देखने लगी। इस ख्याली दुनिया से बाहर आओ मैडम सारा शाह, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। अम्मा चम्मच चलाते हुए करीब आई। तुम एक गरीब ख़ानदान की बच्ची हो। तुम्हारी माँ एक फैक्ट्री में काम करके बहुत मुश्किल से घर चलाती है। ऐसे ख्वाब न देखो कि कोई अमीर कबीर शख्स एक दिन आएगा, कहेगा मैं तुम्हारा बाप हूँ, चचा हूँ या मामू हूँ, और फिर उनके हीरो टाइप बेटा तुम्हें एक घुटने पर बैठकर हीरे की अंगूठी देकर प्रपोज करेगा और तुम उससे शादी करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारोगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला हमारी ज़िंदगी में। उन्होंने ऐसे अंदाज में कहा कि सारा हंस दी। अगर ज़ात पे चलो तो क्या बाबरा शरीफ का ताल्लुक़ नवाज शरीफ की फैमिली से बनता है? या उमर शरीफ कुछ लगते हैं बाबरा नवाज शरीफ की? या वो हॉलीवुड का अदाकार उमर शरीफ, इंडिया की आमना शरीफ, क्या वो सब रिश्तेदार हैं? अम्मा ने तंजिया अंदाज में कहा और दोबारा सलाम भूनने में मसरूफ़ हो गई। वैसे अम्मा, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? वो उड़कर उनके पीछे जा खड़ी हुई। अल्लाह है ना, माँ ने मुस्कुरा कर कहा। अल्लाह तो सबका ही है अम्मा, आपका कोई तो होगा, अब्बा का कोई तो होगा। वो हमेशा की तरह चिढ़कर बोली। नहीं, हमारा कोई नहीं, अम्मा ने हमेशा की तरह एक तरह वाज़े और साफ अल्फाज में कहा। अम्मा, आप क्या आसमान से टपकी थी? वो रोने को थी, जबकि अम्मा उसकी हालत देखकर हंसी रही थी। सबके माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। क्या आप डाउनलोड होकर आई थी? वो गुस्से से बोली। होते हैं कुछ लोग ऐसे बदनसीब जिनका कोई नहीं होता। अम्मा उदासी से बोली। क्यों नहीं होता? वो ज़िद्दी लहजे में पूछ रही थी। बस कोई नहीं होता। चलो दरी बिछाओ, खाना तैयार है, अम्मा ने नरमी से कहा और सालन की तरफ मुतवज्जा हो गई। मुझे नहीं खाना, वो कहते ही वो अकाउंट कर गई। अल्लाह ना करे, पर जिस तरह तुम रिस्क की बेहरमती करती हो ना, एक दिन ये रिस्क मिलना बंद हो जाएगा। फिर पता चलेगा कि भूख क्या होती है और क्या कुछ करवाती है। अम्मा की दर्द भरी आवाज़ दूर तक उसका पीछा करती रही। रात मज़ीद गहरी हो चुकी थी। चौड़े रास्ते सुनसान महसूस हो रहे थे, जैसे शहर के हिस्से से ज़िंदगी गायब हो चुकी हो।
ऊंचे दरख्तों के साए, बड़ी बड़ी कोठियाँ और उनके भारी गेटों पर सख्त सिक्योरिटी का पहरा था। हर तरफ खारदार तारें, जदीद कैमरे और वर्दी में मलबूस एहलकार तैनात थे। वो सब अपनी जगह मुस्तैद खड़े थे, जैसे किसी भी मशकूक हरकत पर फ़ौरन हरकत में आ सकते हो। वो बंगले के गेट के करीब अब भी मौजूद थी। हालांकि गार्ड उसे कई बार कह चुका था कि यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, मगर एक बार उस शख्स से ज़रूर मिलना था जिसके पास उसकी माँ ने बड़े मान से भेजा था। वो गेट के अंदर खड़े एहलकार को खामोशी से देख रही थी, लेकिन बार बार एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उस पर मुसलसल नज़र रखे हुए हो। वो कई बार पलटी, मगर हर बार अंधेरी रात और साए के सिवा कुछ दिखाई न दिया। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली, होठों से लगाकर आखिरी घूंट पीने की कोशिश की, मगर पानी खत्म हो चुका था। उसने बोतल को मायूसी से देखा, फिर गहरा सांस लेकर उसका ढक्कन बंद करने लगी। अचानक उसने एक और बोतल अपनी आंखों के सामने लहराती देखी। वो चौंक कर सामने देखने लगी। लंबे कद, मजबूत जिसामत, लंबे बूट, स्याह यूनिफॉर्म, बुलेट प्रूफ जैकेट, कंधे पर गोलियों का बॉक्स। दूसरी तरफ बंदूक लटकाया वो शख्स खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो उसकी उलझन और हैरानी का लुत्फ ले रहा हो। ये कौन था और उसके लिए इतना नाम गोशा क्यों रखता था?